इनके ही सरकार में होते हुए मेहुल चोकसी भागे, नीरव मोदी भागे, विजय माल्या भागे। तो नेता विपक्ष, जो विपक्ष का जो लीडर होता है, वो अपोजिशन लीडर, वो हमारे पास नहीं था 10 सालों से नहीं। क्या इसका फायदा बीजेपी ने उठाया है? मणिपुर में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतने बड़े दंगे हुए, अभी तक वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। क्या राहुल गांधी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं या उन पे थोपा गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। Here we are with another episode at Trends and Halt. स्वागत है आपका। और हमारे पिछले 2 पॉडकास्ट के बाद आज हम एक बहुत ट्रेंडी टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ पे हैं, जो कि है 2024 लोकसभा इलेक्शंस और ओवरऑल इंडियन पॉलिटिक्स का जो सिनेरियो फिलहाल चल रहा है। Vansh will be talking to us today on this and we'll be discussing a few insights on the Indian politics. थोड़े से नंबर्स भी होंगे, फिगर्स भी होंगे, बट ओवरऑल ये कोई ओपिनियन पोल नहीं है। इसको ओपिनियन पोल से थोड़ा सा अलग रख के हम समझेंगे और एक बहुत ही जनरल डिस्कशन हम करेंगे कि हमारे हमारा पॉलिटिकल सिनारियो है इंडिया में, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, किस एरिया पे हमको काम करना चाहिए और पॉलिटिक्स को और इंडिया की डेवलपमेंट को बेटर करने के लिए हमें क्या स्टेप्स है जो हमें या फिर एज एन कंट्री सिटीजन और पॉलिटिकल पार्टीज को लेने चाहिए। तो वंश, वेलकम सबसे पहले तो। थैंक यू। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जिसको इतना ज़्यादा हाइप अप कर दिया अभी कि हर किसी की ज़ुबान पे ये है 400 पार। क्या हुआ 400 पार का? 400 पार का तो हमने देखा कि जिस पार्टी का नारा था अब की बार 400 पार, अकेले दम पे बहुमत भी नहीं हासिल कर पाई। गठबंधन में उनको अपनी सरकार बनानी पड़ी केंद्र में। नीतीश कुमार जी का और चंद्रबाबू नायडू का समर्थन लेना पड़ा उनको। अलायंस में तो वो ऑलरेडी है, बट वही तो है, उनको एक डर था कि नीतीश बाबू सबके हैं, कभी इनके हैं कभी उनके हैं। तो खासकर भाजपा के अंदर, उनके कार्यकर्ताओं के अंदर एक डर था कि जो भी होगा वो नीतीश कुमार के हाथों में होगा, वो हमारा साथ देंगे तो हमारी सरकार बनेगी। तो क्या 400 पार मतलब कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकली खेलने का कोई एक स्ट्रैटेजी थी? हाँ, पूरा वही था, साइकोलॉजिकली खेलना था लोगों के दिमाग से, अपोजिशन के दिमाग से। क्योंकि इवेंचुअली पार्टी को भी खुद भी समझ में आ गया था, जैसे जैसे वोटिंग हो रही थी, 2-3 फेज के वोटिंग हुई, कि वो जो 400 पार वाला हमारा जो फैक्टर है वो तो नहीं चल रहा है, क्लियरली नहीं चल रहा है। हमको दिख रहा है कि वो नहीं चल रहा है ग्राउंड लेवल पे। और जिस लेवल से अपोजिशन अटैकिंग था इस बार इलेक्शन में, इस बार लोगों को दिखा कि हाँ अपोजिशन है, एक्टिव है, अपोजिशन काम कर रहा है, अपोजिशन चुनाव लड़ रहा है इस बार। क्योंकि हम अगर 2019 का इलेक्शन देखें तो वो कहते हैं ना, एक लहर थी, उस लहर में हर कुछ बह गया। मोदी की लहर थी, मोदी लहर थी, वो फैक्ट था, वो मोदी लहर थी, सब कुछ बह गया उसमें, इवन अपोजिशन भी बह गया। मगर इस बार का इलेक्शन, 2024 का इलेक्शन, मतलब मैं कहूंगा कि जो 2023 का वर्ल्ड कप था ना, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग था 2024 का इलेक्शन था। हर किसी को काफी मजा आया। लोगों ने एक्चुअल में जो अभी की जनरेशन है, हमारी जनरेशन है, एक्चुअल में उसने देखा क्या इलेक्शन होता है इंडिया में, क्या इलेक्शन था। मतलब रिजल्ट्स वाले दिन तक कोई गैस नहीं कर पा रहा था कि कौन कितने फिगर में आने वाला है। हमने क्या बोलते हैं, एग्जिट पोल्स भी देखे, एग्जिट पोल्स भी जस्ट अपोजिट आए, गलत हो गए पूरे। हाँ, जस्ट अपोजिट, लाइक गलत हो गए। मतलब जो अनुमान था वो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ऐसे रिजल्ट। मतलब बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुमत मिल रही थी एग्जिट पोल्स के उसमें, बहुमत नहीं भी तो काफी अच्छे नंबर से एग्जिट पोल्स में ये बताया गया था कि बीजेपी जीतेगी या फिर एनडीए अलायंस काफी अच्छे नंबर वो सीट्स मिलेगी। अकेले बीजेपी को काफी एग्जिट पोल्स दे रहे थे कि 330 लेके आ रही है, कोई दिखा रहा था 367 लेके आ रही है। मतलब आगे बढ़ना तो दूर की बात है, वो कम हो गई है, वो कम हो गया। 63 सीट्स हार गई है इस बार बीजेपी। एग्जैक्टली, मतलब 303 से 240, मतलब समझिए कितना बड़ा डिमोशन है उनका। क्यों, लेकिन क्या कारण था इसका? क्योंकि माहौल कुछ ऐसा था, लाइक जैसे कि जो उनके जो कैंडिडेट्स हैं लास्ट टाइम जो जीते, मैं कह रहा था ना अभी, वो लहर थी एक, जो उस लहर में तो जीत के आ गए, पर लोगों को काम भी तो चाहिए। तो इस बार लहर नहीं थी इस बार लहर। इस बार अपोजिशन ने बताया कि नहीं भाई, इंडिया में अपोजिशन है। अभी वो था ना, अभी हम जिंदा है, वही था अपोजिशन का, कि दिखाया उन्होंने
तो कि मतलब हम भी लड़ेंगे। पहले ये बोल सकते हैं कि अपोजिशन कहीं ना कहीं वो जो एक पर्सनल टच होता है पब्लिक से, टू बी देयर फॉर द पीपल, टू बी बिटवीन द पीपल, वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा था अपोजिशन। खासकर अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो वो टच में नहीं थे अपने लोगों से, वो टच में नहीं थे, और ऑलमोस्ट उनका ये हो गया था कि बीजेपी का नारा बन गया था कि कांग्रेस को खत्म कर देंगे हम। उनका वो मोटिव चल रहा था कि अब तो कांग्रेस खत्म, क्योंकि लगातार इलेक्शन से पहले हम देखेंगे पिछले 4-6 महीने में उनके सारे काफी बड़े बड़े नेता उनके पार्टी छोड़ रहे थे। कभी कोई सांसद उनका पार्टी छोड़ रहा है, कभी कोई विधायक छोड़ रहा है, कभी कितने विधायक छोड़ रहे हैं उनकी पार्टी से। इलेक्शन से जस्ट पहले हिमाचल के 4-5 विधायकों ने उनकी हिमाचल की सरकार से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बगावत के सुर बोले थे, तो पार्टी छोड़ रहे थे। और क्या बोलते हैं, एक बॉक्सर है उनके काफी फेमस भी है, विजेंद्र सिंह, वो भी इलेक्शन लड़ चुके हैं कांग्रेस की सीट से। उन्होंने भी बीजेपी का हाथ थाम लिया। उनके कई सारे प्रवक्ता थे बड़े बड़े, राजस्थान से चुनाव लड़ा था अभी 2023 का ही गौरव वल्लभ, उन्होंने भी लोकसभा से पहले कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, उन्होंने वो छोड़ दी। तो ये बीजेपी की पहल कांग्रेस को खत्म करने की थी या ओपोजिशन को खत्म करने की थी? मैं दोनों को अलग मानता हूँ। ऑपोजिशन खत्म होना मतलब जो एक बहुत अभी टर्म चल रही है डिक्टेटरशिप, तो क्या ओपोजिशन को खत्म करना पहल थी? नहीं, ऐसा नहीं है कि अपोजिशन खत्म कर देना, क्योंकि वो इंडिया में तो इम्पॉसिबल है। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया के लोग इतने जागरूक हैं कि ऐसा होने नहीं देंगे। क्योंकि अगर हम स्टेट वाइज भी देखें तो साउथ रीजन मतलब बीजेपी बहुत मशक्कत करती है, बहुत मेहनत करती है वहाँ पे ग्रो करने की। हाँ, इस इलेक्शन में थोड़ा बहुत ग्रो भी किया उन्होंने, बट उस लेवल पे नहीं जितना उनको एक्सपेक्टेड था। तो वहाँ पे भी अपोजिशन है ना, वहाँ पे भी डीएमके की गवर्नमेंट है। चलिए तेलंगाना उस पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा ये है कि 63 सीट्स का लॉस हुआ है बीजेपी को और 47 सीट्स कांग्रेस ने जीती है। तो क्या इसमें कांग्रेस की तरफ से अगर मैं फैक्टर्स पूछूं तो क्या काम इस बार कांग्रेस ने किया? उनके कैंपेन्स अच्छे थे क्या? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इसमें एक फैक्टर था? आपके हिसाब से क्या फैक्टर था? देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो थी, उन्होंने एक यात्रा नहीं 2 यात्रा की। एक यात्रा की थी भारत जोड़ो यात्रा जो पूरा पैदल चले थे। 2.0 आया था इसका। फिर इसका आया था भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो जो इलेक्शंस के कुछ महीनों पहले ही हुआ था। तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, वो जब उन्होंने स्टार्ट की थी अपनी यात्रा, तो लाइक वो हर स्टेट कवर कर रहे थे, हर स्टेट का एक एक कोना, एक एक हिस्सा मतलब कर रहे थे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया कवर करना लाइक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वो तो आप नहीं कर पाओगे। और उनकी वो पैदल यात्रा थी, मतलब दिन में वो काफी किलोमीटर्स चलते थे वो राहुल गांधी और उनके जो भी साथी थे। तो मेनली राहुल गांधी की यात्रा थी वो। सो बेसिकली राहुल गांधी की जो यात्रा स्टार्ट हुई, वो जब स्टेट्स कवर कर रहे थे, वो जब गांव में जा रहे थे अपनी यात्राएं या शहरों से निकल रहे थे, तो जब भी वो स्टे लेते थे, मतलब एक दिन की यात्रा इस जगह पे खत्म होगी हमारी, तो उस जगह पे वो रात को बैठक करते थे वहाँ के लोकल नेताओं के साथ, वहाँ की जनता के साथ बैठते थे, वो उनसे बातें करते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है देश में। देखिए, अगर आप देखेंगे, आप अपने घर में बैठ के आप देखोगे चीज़ें, टीवी पे देखोगे, आप 4-5 लोगों से सुनोगे, तो आप उतना नहीं समझ पाओगे, आप नहीं बोल पाओगे कि यार 4 लोगों की सुनी हुई बातें आप करोगे। मगर जब आप ग्राउंड पे होते हो तो आप देख पाते हो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। मतलब आप प्रॉब्लम्स को फील कर पाते हो कि लोगों को क्या दिक्कत है, लोगों को पानी की समस्या एक्चुअल में है, लोग तरस रहे हैं, पानी नहीं आ रहा लोगों के पास 4-4 दिन 5-5 दिन रुपए, उन्हें मटमैला पानी पीना पड़ रहा है, और बिजली नहीं है गाँव में। आप कह तो रहे हो कि बिजली दे दी, बिजली पहुंचा दी, पर आ करिए दिन में सिर्फ 2 घंटे बिजली आ रही है। 2 घंटे की बिजली में क्या हो जाएगा लोगों का? ना ढंग से कोई आप अगर अपने स्मार्टफोन्स चार्ज कर पाएंगे, क्योंकि स्मार्टफोन्स तो मतलब हर छोटे गांव में अब है। आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक यूटेंसिल्स हैं आप वो यूज ही नहीं कर पाओगे। 2 घंटे की बिजली लाइक नथिंग है आज के जमाने में, कोई यूज ही नहीं कर पाओगे 2 घंटे में। बट सफिशिएंट प्रोडक्शन हो नहीं रहा। हाँ, बोला जा रहा है कि हमने दे दी पर नहीं पहुंच रही है। अच्छा, तो भारत जोड़ो यात्रा में काफी इफेक्ट आया। एक तो राहुल गांधी का एक नया फेज आया, लोगों ने जो एक नया राइज देखा राहुल गांधी का। मैं पर्सनली मानता हूं कि वो टर्निंग पॉइंट था
बीजेपी या पार्टीज वो लगाते हैं ना कि एक ऐसा नेता है जो बार बार लॉन्च होता रहता है, बट इस बार ऐसा कुछ था नहीं कि उसको बार बार लॉन्च किया गया है। मतलब उसको ऐसा बोला जाता है कि राहुल गांधी को 54 टाइम्स रीलॉन्च किया गया, रीलॉन्च किया गया। वो कभी मीडिया रीलॉन्च कर देती है, कभी उनकी खुद की पार्टी रीलॉन्च कर देती है, कभी कोई पीआर कर रीलॉन्च देते करता है। अच्छा, पीआर से अब क्योंकि इलेक्शंस पे हम बात कर रहे हैं, एंड बीजेपी ने बहुत दिन तक या फिर मुझे लगता है बहुत हद तक राहुल गांधी का नेगेटिव पीआर किया है। जैसे कुछ वीडियोस को शॉर्ट क्लिप कर देना। अब ऑब्वियसली बीजेपी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी कि हमने किया है, कि लोगों ने कर दिया, मीमर्स ने कर दिया, बट कहीं ना कहीं पता है कि लोग थे। तो क्या ये स्ट्रैटेजिकली सही है? स्ट्रैटेजिकली मान सकता हूं कि सही हो सकता है एक पार्टी के वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, अपोजिशन को नीचे करने के लिए, लेकिन क्या एथिकली सही है? और ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ आपके हिसाब से? काफी बार हुआ है कि कोई क्लिप्स है, आप उसको आधी काट के फिर वैसे जोड़ के पब्लिक में चला रहे हो। जैसे वो बात थी आलू से सोना बनाने वाली, वो क्लिप्स देखी, लोग आज तक उसको पकड़ के बैठे हुए थे, जिसमें एक्चुअली वो कोटिंग मोदी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा, वो दिन भी दूर नहीं है कि जब मोदी जी ऐसा कह देंगे कि मैं ऐसी मशीन लगाऊंगा कि एक साइड से आलू डालेगा, एक साइड से सोना निकलेगा, बट उसमें सिर्फ उसको ऐसे डिपिक्ट किया गया, उसका ऐसा डिपिक्शन बना दिया गया कि ऐसा उसमें लग रहा है आलू डालो, दूसरी तरफ से कि राहुल गांधी इज सेइंग दैट आई विल बी डूइंग समथिंग लाइक दिस। तो वो चीजें हुई। तो वो जो निगेटिव पीआर था उनका काफी किया गया। अब अपोजिशन उनका, मतलब राहुल गांधी का जो अपोजिशन है वो तो एक्सेप्ट करेगा नहीं ना कि हमने किया है। तो एथिकली सही उसके सोशल मीडिया के जो भी लोग हैं जुड़े हैं, जो अनऑफिशियली उनके ही हैं, उन्होंने किया, काफी हद तक किया, हर बार यूज किया उसका। मगर अब जो एथिकली सही है कि नहीं सही है वो तो लाइक जनता जानती है। वो बेसिकली जनता जानती है, जो राहुल गांधी के काम को जानते हैं या राहुल गांधी को एज अ पर्सनली जानते हैं। अगर पॉलिटिकली हटाया जाए तो ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। वो लोगों से जुड़ते हैं, लोगों को पॉलिटिकली, क्योंकि आपने कहा कि अगर हटाया जाए, क्या राहुल गांधी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं है या उन पे थोपा गया है? नहीं, ऐसा नहीं है कि उन पे थोपा गया है। वो खुद इंटरेस्ट लेकर वो खुद आए हैं। अच्छा। क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेते तो वो इतनी बड़ी यात्रा नहीं करते। उस यात्रा से इतना इफेक्ट आया कि उनकी स्टेट्स में सरकारें बनी है। उन्हें कर्नाटक इलेक्शंस में काफी फर्क पड़ा, उन्हें हिमाचल के इलेक्शंस में काफी फर्क पड़ा, उन्हें काफी मेहनत हुई है राहुल गांधी के इम्पैक्ट से। और क्या बोलते हैं, तेलंगाना में उनकी सरकार बनी। लाइक वो काफी मोटिवेटिंग था उनके लिए, क्योंकि अगर उन्होंने पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया होता तो ये चीजें मुश्किल होती उनके लिए। बट काफी समय नहीं लग गया ये यात्रा निकालने में? देखिए, अब तो हर चीज का एक समय आता है, वो तो जो डिसाइडेड होता है ऊपर से वो उसी अकॉर्डिंग होता है, चाहे हर एक छोटी चीजें हो। तो लाइक उस चीज का अब समय था तो वो अब हुआ, तो उस चीज से फर्क पड़ना शुरू हुआ। मतलब नीड सब जब समझ में आई, जब नीड समझ में आई को कि अब हमें मतलब एक नॉर्मल जो उनकी स्ट्रैटेजीज रहती थी, कैंपेन्स रहते थे, उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाके अब कैंपेन करने की जरूरत है। उनको जनता के बीच जाकर अब उनका ट्रस्ट गेन करने की जरूरत है कि वाई शुड दे ट्रस्ट कांग्रेस और वाई शुड दे ट्रस्ट राहुल गांधी एज अ लीडर। ठीक है, पिछली बार क्योंकि 19 में अपोजिशन के पास सफिशिएंट सीट्स नहीं थी, तो नेता विपक्ष का जो लीडर होता है, वो अपोजिशन लीडर, वो हमारे पास नहीं था। 10 सालों से नहीं था। 2014 से जब से 2014 बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, अपोजिशन का मतलब लीडर नहीं था पार्लियामेंट में। तो उससे एक तो क्या फर्क पड़ता है डेमोक्रेटिकली भी, क्योंकि अपोजिशन का काम होता है कि जो सत्ता में जो पार्टी है वो अगर काम नहीं कर रही है तो उस पर सवाल उठाना। पॉलिसीज अगर बन रही है कोई पॉलिसी, तो जब तक अपोजिशन का भी उसमें कहीं ना कहीं एक सहमति ना हो तब तक उसे पास नहीं किया जा सकता। किसी भी बिल को पास उतना आसानी से नहीं किया जा सकता। तो क्या इसका फायदा, पहले तो 2 क्वेश्चन इससे हैं कि या क्या इसका फायदा बीजेपी ने उठाया है, और दूसरा क्या फर्क पड़ता है एक अपोजिशन के लीडर होने से और ना होने से? देखिए, अगर आप डेमोक्रेटिकली देखेंगे तो अगर आपके पास ढंग का अपोजिशन नहीं है तो जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो तो उसका लाइक ऐसे मनमानी चलेगी कि वो कुछ भी करेंगे। कोई भी बिल होगा तो उनके पास बहुमत है तो वो पास कर देंगे। वो सही है कि नहीं है, उस पर चर्चा हो रही कि नहीं हो रही, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना। बिना
चर्चा की है पार्लियामेंट में अच्छे से किसी बिल को, अगर आप पास कर दोगे तो लाइक आप ऐसा होगा कि वो बिल पास नहीं करो, आप थोप रहे हो बस। तो वो अपोजिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट के अंदर, चर्चा का विषय होना बहुत ज़रूरी है। और लाइक एक और आपने जो क्वेश्चन पूछा मेरे से कि अपोजिशन नहीं था बट अब लाइक एक्टिव है, अब जो राइज हुआ है इस लोकसभा इलेक्शन के बाद कंट्री के लिए बहुत अच्छा है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा हुआ है। और एक सबसे बड़ी बात है कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर जो चर्चा कर रहे थे, वही इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं इस साल, मतलब इस बार के इलेक्शन के बाद। तो 10 सालों के बाद विपक्ष का नेता मिला है पार्लियामेंट में, और वो भी राहुल गांधी मिले हैं। तो लाइक अच्छी बात है ना। जब हम देखेंगे पार्लियामेंट सेशंस में सामने नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, अमित शाह बैठे हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए हैं, नितिन गडकरी जी बैठे हुए हैं, अपोजिशन में राहुल गांधी बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव जी बैठे हुए हैं, दीपेंद्र हुड्डा बैठे हुए हैं, गौरव गोगोई बैठे हुए हैं। लाइक जब वो सेशंस चलेंगे, जो डिस्कशंस होंगे किसी बिल पे, जो डिबेट्स होगी, काफी इंटरेस्टिंग होगी लोगों के लिए, ज्यादा इफेक्टिव होगी, मजा आएगा लोगों को देखने के लिए कि हाँ यार बातें हो रही हैं। मणिपुर में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतने बड़े दंगे हुए, अभी तक वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो उस चीज का डिस्कशन भी पार्लियामेंट में बहुत लेट हुआ, काफी लेट हुआ। मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इतना बड़ा इशू था और सरकार बोल नहीं रही थी उस पर। और उस पर भी मेरे ख्याल से 2 घंटे की स्पीच कुछ प्राइम मिनिस्टर ने दी थी इस इशू पे, और उसमें भी लोगों का ये आरोप था कि उन्होंने दूसरी चीजों पे घुमा दिया और खुल के बाद जिस मुद्दे पे बात जो मेन मुद्दा था उस पर डिस्कशन हुआ नहीं। अच्छा, राहुल गांधी लीडर अपोजिशन बन गए हैं, तो अब उसमें कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस राजशाही करती आई है और राजशाही करेगी। तो क्या ये राजशाही थी राहुल गांधी को, या फिर उनसे बेटर कोई कैंडिडेट था लीडर अपोजिशन बनने के लिए? कहने वाली चीजें तो बहुत है, नेता तो बहुत है उनके पास। तो लाइक राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा है, लोग उनको जितना भी फिगर करें, ऐसे पोस्ट करें कि पप्पू है या अनपढ़ है, बट ही इज़ एजुकेटेड पर्सन, पढ़े लिखे हैं वो। हाँ, हालांकि जब वो स्पीचेस देते थे कभी कभी, अभी तो नहीं, कुछ समय पहले कुछ स्पीचेस देते थे, शायद होता है ना आप जब प्रिपेयर नहीं रहते हो पर आप जाके बोल देते हो बस, तो वो आप गलतियां कर बैठते हो। वो करते थे, उन चीज़ों पे पब्लिक उनको टारगेट करती थी कि इनको बोलना तक नहीं आता, ये कुछ भी उठपटांग बोल के आ जाते हैं। तो वो चीज़ें धीरे धीरे बदली हैं। वो होता है ना कि मैच्योरिटी लेवल और बढ़ा हो और अच्छा हुआ मैच्योरिटी लेवल। तो राहुल गांधी इज लाइक अब कैपेबल है। पीएम बनना इज लाइक अभी भी मैं नहीं मानता कि वो पीएम बनने के काबिल है, क्योंकि थोड़ा सा उन्हें और वक्त लगेगा, वो बन जाएंगे। मतलब बन क्या जाएंगे, वो तो जनता के ऊपर है, वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, उन्हें ला रही नहीं, मतलब उस लायक हो जाएंगे, उस हाँ एक्चुअल कैपेबल। अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, तो उनको एक और नया एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन होना भी लाइक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी पोस्ट है। उसको अगर वो बखूबी से निभाए तो वो समझ पाएंगे कि कैसे कर रहे हैं वो काम। लोगों को दिखेगा कि राहुल गांधी एक्चुअल उनका पोटेंशियल दिखेगा कि वो विपक्ष का बखूबी रोल निभा पा रहे हैं कि नहीं निभा पा रहे। अच्छा, तो राहुल गांधी इज पॉलिटिकली इंटरेस्टेड आपके हिसाब से, इज ही पॉलिटिकली कैपेबल? क्योंकि कई जगह हम देखते हैं, जैसे बयान की बात करी, अब कई लोग ये भी बोलेंगे इसमें कि जो उनके सलाहकार हैं वो उनको ऐसी सलाह देते हैं, ऐसी बातें करने की या फिर ऐसे स्टेटमेंट्स देने की। अब कई बार ये भी देखें, पिछले कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं कि वो उन्होंने बाहर जाके इंडिया की बुराई की है। तो अब उसमें भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि इंडिया को नीचे गिराना चाहते हैं कि नहीं। तो पॉलिटिकली मेरे को लगता है कि बीजेपी के पास कहीं ना कहीं स्पोक्स पर्सन काफ़ी अच्छे हैं, जो कि वक्ता बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उनको बोलना आता है, इंडिया की जो ऑडियंस है उसको किस तरह से हुक करना है, किस तरह से उनकी साइकोलॉजी को टैकल करना है, ये बीजेपी के पास ये करने वाले लोग बहुत हैं। और जो वो चीज़ थोड़ी सी कांग्रेस में लैक करती है, हालांकि उनके पास भी काफ़ी अच्छे स्पीकर्स हैं, बट राहुल गांधी को उसके लिए मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा। ये चीज़ें तो काफ़ी देखिए पॉलिटिकली अफेक्ट करती है लोगों को। अगर आप देश के बाहर जा रहे हो और आप वहाँ की गवर्नमेंट को, अपने जो कंट्री आपकी, उसकी गवर्नमेंट को टारगेट मतलब करते करते आप ना
इंडिया को टारगेट, कब देश को टारगेट करने लग जाता है वो पता नहीं चलता। वो और राहुल गांधी की एक दो बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, उन्होंने टारगेट किया है बीजेपी को, टारगेट करते, गवर्नमेंट को टारगेट करते करते वो कब इंडिया पे बोलने लग जाते हैं उनको खुद पता नहीं चलता। तो वो चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करती हैं। आप अपनी कंट्री की छवि खराब कर रहे हो बाहर, आप बोल के आ रहे हो ऐसी चीज़ें। और एक चीज़ और है कि जब एयर स्ट्राइक हुई थी पुलवामा अटैक के बाद, सबूत मांग रहे थे कि कहाँ हुई है, कब किया, कैसे किया है। लोग मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। अरे आप कैसे यार, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे आप भरोसा नहीं है आपको? अगर वो क्लेम कर रहे हैं आप मत करिए ना उन पे, गवर्नमेंट पे मत करिए, आप सिक्योरिटी फोर्सेस पे तो करिए ना। वो तो हमारे देश की रक्षा के लिए बैठे हुए हैं ना, वो तो तैयार बैठे ना गोली खाने के लिए। अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि हाँ हमने एयर स्ट्राइक किया है, हमने आतंकवादियों को निपटाया है, उनके घर में घुस के मारा है हमने, तो आप क्यों बिलीव नहीं कर रहे हैं उनकी बातों पे? आप सबूत मांग रहे हैं उन चीजों के। मतलब ऑपोजिशन मोदी को अपोज करते वो देश विरोधी बातें करते हैं। हाँ, देश के विरुद्ध बातें करने लग जाती है, तो देश के हित। ऐसा अपोजिशन भी अच्छा नहीं है ना फिर देश के लिए। तो क्या ये बौखलाहट है? थी, क्यों बौखलाहट थी? क्यों बौखलाहट थी? क्योंकि उन्हें वो टारगेट करना था मोदी को, नरेंद्र मोदी को, उनकी गवर्नमेंट को, उनकी गवर्नेंस को, उनकी जो भी पॉलिसीज है या जो भी उनकी सिक्योरिटी पॉलिसीज है, सब पे टारगेट करना था। बट वो भूल गए कि हम वो टारगेट करते करते अपनी कंट्री की बुराई कर रहे हैं। हम अपनी कंट्री को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर रही है। तो क्या मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी बात तो ठीक है, बट पब्लिक का माइंडसेट भी कहीं ना कहीं ऐसा होता जा रहा है। जो दो बीजेपी और कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को अपोज करने के लिए और कांग्रेस को अपोज करते करते देश विरोधी हो जाते हैं, ऐसा पब्लिक भी हो रही है। अब जो देश विरोधी बातों की बात आई तो राम मंदिर अभी रिसेंटली बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल इवेंट था, उसपे अपोजिशन ने राम मंदिर का इनवाइट रिजेक्ट कर दिया। नहीं करना चाहिए था। उसमें एक और एंगल था कि कई लोगों का ये भी मानना था कि आधे बने हुए मंदिर में वो हो रहा है। देखिए वो एक दूसरा फैक्टर था, वो तो शंकराचार्यों ने और जो भी तिथि के हिसाब से, क्योंकि अगर वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो ऑब्वियसली वो भी किसी तिथि या किसी चीज को देख के हो रही होगी ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपने मन से प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं या अभी मन हुआ तो हम अभी कर देंगे प्राण प्रतिष्ठा, ऐसा भी नहीं है ना। वो भी कहीं से तो उन्होंने तिथि निकाली होगी ना, कुछ तो निकाला होगा ना, अपने तरीके से देखा होगा अगर वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। और रही बात ऑपोजिशन की कि उन्होंने वो प्राण प्रतिष्ठा का अटेंड नहीं किया, वो तो यार वो पॉलिटिकल नहीं था, वो कोई पॉलिटिकल इवेंट तो नहीं था ना। उसमें देश के सारे साधु संत थे, बॉलीवुड इंडस्ट्री थी, क्योंकि इंडस्ट्री भी हमारा एक बड़ा हिस्सा है देश का। स्पोर्ट्स पर्सन थे, मतलब इट वाज एन पॉलिटिकल स्टंट नहीं by था the वो opposition. political stunt. नहीं, by the opposition to reject the invite. हाँ, To reject the invitation, it was a political stunt by the opposition. Obviously, उनको तो ये लग रहा था कि बीजेपी का इवेंट है, जबकि बीजेपी का इवेंट अगर होता तो बीजेपी का कितने राज्यों में उनके मुख्यमंत्री है, एक भी मुख्यमंत्री उनका वहां मौजूद नहीं था। केवल योगी आदित्यनाथ थे क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उस इवेंट में मेन जो 4 लोग थे जो प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मौजूद थे, आनंदीबेन पटेल जो कि वहां की राज्यपाल है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। मैं उधर की बात बता रहा हूँ जो जहां पे वो प्राण प्रतिष्ठा का वो चल रहा था, वहां की बता रहा हूँ जो हमने टीवी पे देखा। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, तो ये 4 लोग थे। उसके अलावा बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह नहीं दिखे, राजनाथ सिंह नहीं दिखे, प्रेसिडेंट भी नहीं दिखी, प्रेसिडेंट भी नहीं थी। तो प्रेसिडेंट का वो फिगर लोगों ने दिया कि दलित हैं या ऐसा कुछ फिगर दिया गया उसको, तो वो मंदिर में नहीं जा सकती, वो लोगों ने ऐसा दिया। बट ऐसा कुछ था नहीं वो इवेंट। बट क्या ये अगर ऐसा है तो फिर जो राम मंदिर में मेन जिनका हाथ था राम मंदिर बनवाने का, या जो यात्रा निकली थी राम मंदिर बनाने की, लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो भी तो मौजूद नहीं थे ना। जिन्होंने उस मंदिर के लिए नींव रखी वो भी तो नहीं थे, वो कहाँ गए थे? अच्छा,
एक बात आती है एरोगेंस की, कि जब कोई पावर में आता है तो कहीं ना कहीं एक एरोगेंस उसके अंदर आ जाती है धीरे धीरे। और इंडियन वोटर्स को मैं मानता हूँ कि इंडियन वोटर जो है ही रिवॉर्ड्स एंड पनिशेस। तो वो रिवॉर्ड किस चीज़ को करता है? वो ह्यूमिलिटी को रिवॉर्ड करता है, वो जो काम हुआ है उसको रिवॉर्ड करता है, वो डेवलपमेंट को रिवॉर्ड करता है, और वो पनिश करता है एरोगेंस को। तो क्या इस बार एरोगेंस का सामना करना पड़ा बीजेपी को? ऑब्वियसली नतीजा देखिए, अब की बार 400 पार से बहुमत तक नहीं मिली। एरोगेंस थी, ऑब्वियसली थी। अगर आज इस वक्त मतलब हम देखा जाए तो अब जनता से पूछिए ना कि एक एक कार्यकर्ता उनका इतने घमंड में था कि हमें कोई हिला नहीं सकता। जो घमंड कांग्रेस के साथ था कि 70 साल से हमारी सरकार है, हमें तो कोई हिला नहीं पाएगा, उनका भी तो घमंड टूटा। तो जिनका घमंड 70 साल से चढ़ा हुआ था उनका टूट गया, तो जिनका 10 साल से चल रहा है उनका कैसे नहीं टूटेगा? 10 साल में आपने काम तो किए, पर उस काम को अपने अहंकार बना दिया अपना, और अहंकार सबको ले डूबता है। आपको बचा तो लिया जनता ने, सरकार तो बनी आपकी, पर किस लेवल पे बनी कि आप अकेले बहुमत पे भी नहीं आ पाए। जो कि पिछले बार प्रचंड बहुमत का जो किया था कि पूरी बहुमत से सरकार बनाई थी, पूरी बहुमत के सरकार बनाई थी अपनी, अकेले दम पे 303 लाई थी। एरोगेंस किस चीज की है? क्या प्रधानमंत्री मोदी में भी एरोगेंस देखने को मिली, या उनके नाम पे उनके नीचे लड़ रहे जो कार्यकर्ता जो उनके नीचे लड़ रहे उन पे था? प्रधानमंत्री के अंदर कभी ऐसा एरोगेंस नहीं आया। उन्होंने तो अपने काम को ही महत्व दिया है, हमेशा अपने काम पे ध्यान दिया है कि हम अपना काम करेंगे, हम लोगों को अपने काम से दिखाएंगे। सरकारें होती है, चलती हैं, तो बहुत सी चीज़ें आती है, लोग देखते हैं कि घमंड है और काम नहीं हो रहा है फिर भी वो कर रहे हैं। बट नरेंद्र मोदी जी के अंदर एक चीज़ है, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं इंडिया ने काफ़ी ग्रोथ देखा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है, बहुत ग्रोथ हुआ है जिस लेवल पे लोगों को देखना चाहिए। बाहर के लोग भी इंडिया को एक बहुत अच्छे लेवल पे देख रहे हैं। विश्व गुरु एक टर्म बन रहा है, ग्रोथ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है। मोदी के आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद 16 नए एम्स बने हैं, जिसमें से अभी 9 फुल्ली फंक्शनेबल है। और जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो प्रतिदिन 12 किलोमीटर के हिसाब से हाईवेज बनते थे, आज के समय में 30 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हाईवेज बन रहे हैं। ठीक है। तो ये एक ग्रोथ है रोड एंड हाईवेज के लिए। हम कॉलेजेस की बात करें आईआईटी और आईएम की, तो उन्होंने 7 बनवाए हैं, और अपनी सरकार आने के बाद 7 आईआईटी 7 आईएम। बट द फैक्ट इज कि ये 2014 से 2019 के बीच में बने, मतलब 2019 से 2024 तक में उन्होंने अपने दूसरे टर्म में नहीं बनवाए हैं। एक चीज़ वो थी उनके अंदर जो कि शायद और ग्रो करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आईआईटीज को लेकर, आईएम को लेकर उन्होंने नहीं करवाया। डेवलपमेंट पे हम आएंगे, लेकिन जैसे कि हम वोटर्स की बात कर रहे थे, आंसरेबल होने की बात है जहाँ तक, क्या प्रधानमंत्री मोदी लीडर ऑफ द कंट्री और लीडर ऑफ द बीजेपी होने के नाते ऑडियंस जो पब्लिक है उसको आंसरेबल हैं? और अगर हैं तो अभी तक आज तक उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, क्यों? फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। हम आंसर किससे मांगेंगे अगर आप ऐसे किसी एक पद पे बैठे हैं जहां आप ही हर चीज़ आपके थ्रू हर चीज़ रेगुलेट हो रही है, तो फिर क्या आप आंसरेबल नहीं होने चाहिए? ऑडियंस जो पब्लिक है उसको जी जरूर होना चाहिए। अगर आप इतने बड़े पद पे बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोगों से कनेक्ट आप अलग तरीके से होते हो, बट जो जवाब चाहिए जनता को एक्चुअली मीडिया के थ्रू, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, वो नहीं मिल पा रहे हैं। पर्सनली वो टच नहीं हो पा रहा, वो टच नहीं, फायदा कहीं ना कहीं शायद कांग्रेस को मिला, ऑब्वियसली अपोजिशन को मिला है इसका फायदा। उनका एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि प्रधानमंत्री ने 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है, तो वो चीजें भी एक शायद गलत है ना। तो कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए, बात तो करनी चाहिए, अगर आप काम कर रहे हो तो आप गिनाओ ना। अच्छा, कांग्रेस को लोग कहते हैं कि राजशाही करती है, वो अपने ही परिवार के लोगों को लेके आगे बढ़ती है, लेकिन भाजपा ने जो इस बार कैंडिडेट्स उतारे हैं, कंगना रनौत हो गई, चिराग पासवान हो गए,
तो क्या ये भी स्ट्रैटेजिक नहीं था कि पॉपुलर चेहरों को हम उतार दें और पॉपुलैरिटी के बेसिस पे, फेम के बेसिस पे वोटर्स को अपनी तरफ खींचें? देखिए, फेम के बेसिस पे अगर आप कंगना रनौत की, मैं चिराग पे भी आऊंगा, अगर हम कंगना की बात करें तो पॉपुलर फेसेस हर कोई उतारता है। अगर आप देखे जाए तो कांग्रेस ने बब्बर साहब को उतारा, वो भी काफी बड़े बॉलीवुड एक्टर है, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पर वो भी पॉलिटिकली कनेक्टेड है, तो वो भी जुड़े, आए, चुनाव लड़ा, हार गए, बट चुनाव तो लड़ा उन्होंने। शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने भी चुनाव लड़ा। पॉपुलर फेसेस, तो पॉपुलर फेस का यूज तो हर पार्टी करती है, नो डाउट। अरुण गोविल जी रामायण के इतने बड़े एक्टर थे, अब लोग उनको प्रभु श्री राम की तरह पूजने लगे इंडिया में। उन्होंने भी चुनाव लड़ा, जीत भी गए। तो कंगना रनौत तो लाइक पॉलिटिकली मैं कहूंगा कि एक्टिव हो गई थी 2020-21 से। तो उनको कंट्रोवर्सी जो हुई, उनकी कंट्रोवर्सी हुई, वो एक पर्टिकुलरली एक पार्टी पे अटैकिंग हुई। सुशांत की डेथ के बाद उन्होंने हमले करने शुरू किए उद्धव ठाकरे सरकार के ऊपर, जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी महाराष्ट्र में। तो लाइक उनका जो वो रोल था पॉलिटिकली भी वो शुरू हो गई, अटैक्स करने कॉन्टिन्यूसली, बयानबाजी देना, विवादों में घेरे रहना। तो धीरे धीरे उनका वो जो झुकाव होता गया वो एक पार्टी की तरफ हो गया, एक पार्टी के नैरेटिव की तरह हो गया, झुक गई वो। तो बट वर्दीनेस फैक्टर कहाँ पे आता है? फेम तो ठीक है, बट हम जिस कैंडिडेट को एमपी जैसी पोस्ट पे डाल रहे हैं, एमपी जैसा पद दे रहे हैं, जो कि बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पद है, तो वहाँ पे वर्दीनेस नहीं देखनी चाहिए क्या? कंगना रनौत, अगर मैं कंगना रनौत की बात करूँ, वैसे बहुत सारे चेहरे हैं जिनको कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई सरकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, डेवलपमेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ फेम अगर वो जीत गए हैं इलेक्शंस, वो काम क्या करें? कंगना रनौत से जब पूछा जाता है आफ्टर शी विंस कि आपके आगे गोल्स क्या हैं, तो शी टॉक्स अबाउट सम ऑफ हर प्रोजेक्ट्स इन द बॉलीवुड। वो अपनी कोई फिल्म्स की बात करती है, कोई वेब सीरीज की बात करती है कि वो उनके फ्यूचर गोल्स हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज तो उपयोग करेंगी कि लाइक कोई प्रोमिनेंट चेहरा आ जाए। कंगना रनौत का यूज किया गया, बीजेपी ने उनका उतारा। तो एक बात जनता पे भी तो आती है ना, कि जनता को भी तो इन चीजों का ध्यान देना चाहिए ना। जनता की भी तो गलती होती है ना, सोच के वोट करना चाहिए। हर बार तो नेताओं की गलती नहीं होती ना, जनता भी कभी कभी मूर्ख वाली हरकतें करती है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो तो अपना फायदा देखेंगी, अपना तो देखेगी ना, वो उनको तो कैंडिडेट उतारना है, उनको तो लोग उतारने ही है। तो उन्होंने कंगना रनौत को तो उतार दिया। अगर कांग्रेस अपना एक ऐसा नेता उतारती है, विक्रमादित्य सिंह, जो कि हिमाचल के राजा माने जाते हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके काफी लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश के, वो जिस सीट से वो मंडी सीट से लड़े, विक्रमादित्य सिंह, उनके पिताजी वहां के सांसद रह चुके हैं। इससे पहले, इस चुनाव से पहले उनकी माताजी सांसद रह चुकी है। तो वहां की जनता को उस चीज का भी तो ध्यान देना था। 3 बार सांसद रह चुकी हैं उनकी माताजी। मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, बट शायद वो एक ही टर्म रही है अभी तक, आई गेस 1 या 2 टर्म रही है ठीक उनकी मम्मी। तो हाँ, लगभग ऐसा ही है। पर वीरभद्र सिंह तो लाइक बहुत जाने माने चेहरे थे, बहुत बड़ा चेहरा था हिमाचल पॉलिटिक्स के। तो लोगों ने उनको भरोसा नहीं जताया उन पे, विक्रमादित्य सिंह पे। तो ये लोगों की साइकोलॉजी पे, ह्यूमन साइकोलॉजी भी तो मैटर करता है ना, वोटर्स के ऊपर भी तो मैटर करता है ना। वहां के लोगों को पता चलता है ना, वहां के लोगों को, कि हमारे लिए कौन वर्दी होगा। क्यों उन्होंने विक्रमादित्य सिंह को नहीं जिताया, जबकि विक्रमादित्य सिंह वहां के मंत्री भी है हिमाचल सरकार के, तो फिर क्यों नहीं जिताया उनको? अच्छा, चिराग पासवान को मंत्री पद मिला है, सही है, वर्दी थे वर्दी थे। देखिए, बिहार के अंदर एनडीए की तरफ से एक सबसे पहली बात तो एक युवा चेहरा है वो, और अगर यूथ पॉलिटिकल इंटरेस्ट ले रहे हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और एजुकेटेड है, तो अच्छा है ना देश के लिए। और बिहार एक ऐसा देश है जो लोगों को हर बार पोर्ट्रे किया था कि पिछड़ा राज्य है, और वहाँ की जो ह्यूमन साइकोलॉजी है बहुत डिफरेंट है, सोच है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो लाइक अगर ऐसी जगह से कोई पढ़ा लिखा युवा नेता आ रहा है एनडीए की तरफ से, अच्छी बात है ना। और चिराग पासवान ने 2014 में पॉलिटिक्स में एंट्री ली। जब उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली, तब इनके पिताजी रामविलास पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख थे, वो यूपीए के साइड थे। चिराग ने उनको समझाया, मनाया, और फिर एनडीए में साथ मिलकर आए।
चुनाव लड़ा 2024 का। चिराग सांसद बने। चिराग 2000 उनके पिताजी चुनाव जीते हाजीपुर से, वो उस सब वक्त भी मंत्री बने उनके पिताजी। वक्त बीता, 19 का चुनाव आया, फिर जीते वो, चिराग फिर जीते। और 2021 के आसपास जब रामविलास जी के देहांत के बाद उनके चाचा पशुपति पारस, उनके और उनके बीच में, चिराग पासवान के बीच में कुछ आपसी पारिवारिक लड़ाई हुई। ऐसा हुआ, पार्टी में खींचतान हुई। उनके सारे सांसद जो इनकी तरफ थे, चिराग की तरफ, वो उनके चाचा जी की तरफ चले गए, पशुपति पारस की तरफ। तो समझिए इनकी पार्टी टूट गई। पार्टी खत्म हो गई इनकी, इनसे छीन ली गई। इनकी पार्टी चली गई, सब खत्म हो गया इनके पास। उनके पास उस समय कुछ बचा नहीं था। इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। एक नई टीम बनाई अपनी, लोगों को जोड़ना शुरू किया, बिहार में यात्राएं की। एक चीज़ आपको बता दूं, अगर शायद कम लोगों को ही पता हो, कि चिराग ने जो बिहार का चुनाव हुआ था पिछले 2021 वाला, अकेले लड़ा था, एनडीए का समर्थन नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि हम अकेले लड़ेंगे इस बार चुनाव, बिना एनडीए के समर्थन से लड़ा। लोगों ने कहा कि आप तो कहते हैं मोदी जी के हनुमान है, फिर मोदी जी के साथ क्यों नहीं दे रहे हैं आप बिहार के चुनाव में। तो उन्होंने लगा मोदी जी का हनुमान हूं मैं, मोदी जी मेरे दिल में बसते हैं, पर राजनीतिक तौर पे मुझे भी कुछ अलग सोचना है। मेरी नई पार्टी है, हमें भी अच्छा ग्रो करना है वहां पे। तो वो अलग हुए, उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का। हालांकि उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ उस चुनाव में, हारे वो बुरी तरीके से, बट एक नींव मिली उन्हें, एक बेस मिला उनको अपनी नई पार्टी का राइज होने का, ग्रो करने का। फिर समय आया अब लोकसभा का, फिर एक बार वो साथ आए चिराग पासवान मोदी जी के लिए, मोदी जी के साथ आए, एनडीए के साथ आए बिहार में। उन्होंने फिर चुनाव लड़ा, उन्हें 5 सीट दी गई लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार में। और एक बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है चिराग पासवान के लिए कि वो जनता का विश्वास जीत पाए, कि वो 5 की 5 सीटें जीत के आए। मतलब किसी पार्टी को अगर आप सिर्फ 5 सीटें दे रहे हो और वो 5 की 5 जीत के आ रही है आपके लिए, तो एक अच्छी बात है ना, बड़ी मतलब बात ये है कह सकते हैं कि वो रिवॉर्ड था उनके लिए मंत्री पद। इनका जो भी पिछला एक्सपीरियंसेस रहा है, भले वो फेलियर्स ही क्यों ना हो, उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि उनको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है काफी। अब मंत्री पद पे है, तो इस वजह से उन्होंने देखा है कि क्या काम करने की वजह से कोई जीत सकता है और क्या काम ना करने की वजह से कोई हार सकता है, ये हो सकता है। अच्छा, हॉट सीट जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं, इस बार लोकसभा में भी हॉट सीट कुछ थी, है ना। तो खासकर जैसे मैं मंडी बोल लूँ, ठीक है, राजस्थान में बलोत्रा एक हॉट सीट थी, बलोत्रा जैसलमेर। वो सीट लाइक मैं कहूँगा कि हर युवाओं की चहेती सीट थी वो, सबकी नज़र उस सीट पे थी। और इसका मुख्य कारण थे वहाँ के युवा नेता रविंदर सिंह भाटी। रविंदर सिंह भाटी ने जिस लेवल का माहौल बनाया, क्रेज बनाया। हम पीआर की बात कर रहे थे अभी, तो जिस तरीके से पीआर लेवल उनका बना हुआ था सोशल मीडिया पे, हर किसी युवाओं की सोशल मीडिया फीड में रविंदर सिंह भाटी आ रहे थे। सबको दिख रहे थे कि हाँ ये है कौन, क्या है इसमें यार, कि लोग इतना पागल है इसके पीछे, क्या था उनमें, क्यों माहौल बना। युवाओं की पकड़ थी उनको, युवाओं की पकड़ थी, सबसे अच्छी चीज थी उनके लिए अगर देखा जाए तो। युवाओं की पकड़ थी उनके पास और लोगों से कनेक्टेड थे। सिर्फ युवाओं की पकड़ नहीं, जमीनी जुड़ाव है उनका लोगों से, हर किसी से जुड़े हुए हैं वो, हर किसी से बातें करते हैं, हर किसी की समस्या सुनते हैं वो। अगर अच्छा नेता आप तभी बनते हो जब आप जमीन से जुड़े हुए हो, ग्राउंड रियलिटी जानते हो, आप उनको सुनते हो। तो वो ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानते हैं, वो स्थितियों के बारे में जानते हैं, परिस्थितियों के बारे में। रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने थे, निर्दलीय बने थे। एबीवीपी का साथ लिया था, पर एबीवीपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया कि हम अध्यक्ष पद के लिए आपको नहीं लड़ाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं निर्दलीय लड़ूंगा। वो निर्दलीय लड़े और इतिहास में पहली बार हुआ उस यूनिवर्सिटी में कि निर्दलीय कोई प्रेसिडेंट बना। तो उनका वो करियर स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे आते 2023 का जो विधानसभा चुनाव था राजस्थान का, उन्होंने चुनाव से 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली।
भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद उन्हें टिकट नहीं मिला विधानसभा चुनाव लड़ने का। तो उन्हें जैसा साथ था लोगों का विश्वास था, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और वो निर्दलीय चुनाव लड़े शिव विधानसभा से और उन्होंने जीत भी हासिल की। तो लाइक उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि कोई 26 साल का युवा नेता है, अगर वो चुनाव लड़ रहा है और उस पर लोग भरोसा जता रहे हैं, उसे जिता रहे हैं, तो कुछ तो पोटेंशियल होगा उसके अंदर, कुछ तो बात होगी ना। हाँ, कैंडिडेट के पोटेंशियल के साथ साथ मेरे को लगता है कि पार्टी का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ होता है कि आप किस पार्टी से आपको सिंबल चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। अगर हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करें तो लोग मतलब कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कांग्रेस जो है इस वक्त अपना पूरा फोकस जो है और सारे रिसोर्सेज जो हैं वो राहुल गांधी को प्रमोट करने में और राहुल गांधी की ब्रांडिंग या रीब्रांडिंग करने में लगा रहे हैं। बल्कि उसकी जगह अगर उसकी जगह वो ये सारे रिसोर्सेस ये डिसाइड करने में लगाते कि किस कैंडिडेट को टिकट दी जानी चाहिए, कौन से कैंडिडेट्स हमारे लिए सही रहेंगे। अगर स्ट्रैटेजी की हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे जो जैसे साउथ में यूजुअली तेलंगाना आप देख लीजिए, कांग्रेस की पकड़ है वहाँ पे। अभी भी कांग्रेस पूरे देश में कांग्रेस के पास 11 करोड़ वोटर्स हैं। तो क्या कांग्रेस अगर इस चीज़ पे फोकस करे, पब्लिक ओरिएंटेड ज़्यादा बने और राहुल गांधी का रीब्रांडिंग को छोड़ के पब्लिक क्या चाहती है उस पर क्या ध्यान दे, कौन सा कैंडिडेट पब्लिक के लिए ज़्यादा सही है, अगर इस पर ध्यान देती तो कहीं ना कहीं काफ़ी बेटर हुआ है। बट हो सकता है इससे और ज़्यादा बेटर हो सकता। क्या ये चीज़ है कि राहुल गांधी की रीब्रांडिंग पे ज़्यादा फोकस हो रहा है? देखिए वो तो सालों से चलता आ रहा है राहुल गांधी का मुद्दा, उनकी रीब्रांडिंग, उनकी रीलॉन्चिंग जो भी कहिए, वो तो काफी टाइम से ज्यादा होता आ रहा है। बट आप बात करें कैंडिडेट उतारना इलेक्शंस के लिए, सोच समझ के उतारना, तो वो फैक्टर है एक, और उसका भी एक अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजीज बन रही है कांग्रेस के अंदर, वो उसका यूज कर रही है। देखिए कांग्रेस को हम अंडर एस्टिमेट तो कर नहीं सकते, कांग्रेस के पास भी बहुत अच्छे बड़े नेता है, एक्सपीरियंस नेता है। कई लोगों ने काफी बार चुनाव लड़े हैं, मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। बट आगे तो राहुल गांधी को ही किया जा रहा है ना, वही तो बात है। घूम फिर के बात तो वहीं आ गई कि एक्सपीरियंस नेता हैं, लीडर्स हैं जो कि वर्दी हैं काम करने के। लेकिन अगर वही राजशाही वाली अगर मैं बात करूं कि घुमा फिरा के अगर राहुल गांधी को ही आगे लाना है हर चीज़ में, पोजीशन एंड पावर राहुल गांधी को ही मिलनी है, सारे रिसोर्सेस राहुल गांधी पे ही लगने हैं, तो फिर फायदा क्या है लीडर्स होने का और एक्सपीरियंस होने का? ये चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, अगर बीजेपी की भी बात करें ज़्यादा साइड में, अपनी पॉलिसीज को लेके बीजेपी काफ़ी कॉन्फिडेंट रहती है यूजुअली। मेक इन इंडिया एक पॉलिसी है, उसमें से एक इनिशिएटिव था जिसमें हमारे देश के अंदर ही जो बाहर से हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे उसको बंद करके हम देश के अंदर ही प्रोडक्शन शुरू किया काफ़ी चीज़ों का। लेकिन जब हमारा बजट आता है तो हमें पता चलता है कि 16 लाख करोड़ के आसपास लगभग हम फिस्कल डेफिसिट में चल रहे हैं, हमारा बजट डेफिसिट में जा रहा है। तो फिर मेक इन इंडिया इफेक्टिव तरीके से या तो अप्लाई नहीं हुआ, या तो ये सिर्फ ऑन पेपर्स है, काम नहीं हो रहा। अगर हम बाहर से चीज़ें लेना बंद कर चुके हैं, एक्साइज ड्यूटी हमारी बच रही है, इंपोर्ट टैक्सेस बच रहे हैं, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा क्यों है बजट में? 16 लाख करोड़। अब इन्फ्लेशन की जैसे बात होती है, इन्फ्लेशन पे क्या कहना है? क्या इन्फ्लेशन बढ़ा है? बढ़ा तो है, लेकिन उसको भी अब जस्टिफाई करते हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जस्टिफाई करती हैं कि फैक्टर्स ये नहीं हैं, एक्चुअली फैक्टर्स ये हैं या फिर कुछ और हैं। तो इन्फ्लेशन है या नहीं है? देखिए इन्फ्लेशन तो हुआ है, बट बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं हुआ है। ठीक। अगर हम पिछले मतलब 2014 से 2004 के बीच में देखते हैं, अगर हम नॉर्मली पेट्रोल प्राइसेस पे कंपैरिजन करें तो 36 रुपए से 67 हो गया, डीजल के प्राइसेस 24 से तो 54 हो गए, एलपीजी जहाँ पे 262 रुपए के करीब था तो वो 470 रुपए के आसपास हो गया। 2004 से 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई था, इस बीच में इन्फ्लेशन रेट लगभग 8 पॉइंट के अराउंड हो गया था, 8% के आसपास, 8% के अराउंड हो गया था इन्फ्लेशन। तो लाइक, और जहाँ तक मैंने पढ़ा और अपनी उसके हिसाब से,
कि आरबीआई का टारगेट सेट है कि 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, बट जो कांग्रेस का वो टेन्योर था 2004 से 14 वाला, उसमें इन्फ्लेशन रेट अराउंड 8 पॉइंट कुछ था। तो करंट क्या चल रहा है? और करंट का अभी 5% है, मतलब इनके टेन्योर में 2014 से 2024 को 24 तक लेकर 5% इन्फ्लेशन है। उस बीच में भी कोविड आया, कोविड की मार पड़ी, सबको पड़ी, बहुत तरीके से पड़ी। 2 साल लगभग पूरा देश बंद था। और एक और फैक्टर आया, डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन से भी काफी इफेक्ट पड़ा, जो कि बीजेपी की सरकार ने किया। बीजेपी की सरकार ने किया। वो क्या था, क्यों था, कुछ किसी को समझ में नहीं आया। उनका मुद्दा था कि काला धन आएगा, कहां से आया पता नहीं, कैसे आया। इनके ही सरकार में होते हुए मेहुल चौकसी भागे, नीरव मोदी भागे, विजय माल्या भागे। अच्छा, ऑन पेपर्स तो हम नंबर्स की बात करते हैं कि 5% से 6% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, या फिर करंट 6% चल रहा है, उस टाइम 8% था। 2014 में फिस्कल डेफिसिट जो हमारा चल रहा था, इट वाज अराउंड 5 लाख करोड़। आज है 16 लाख करोड़ 2024 में, डबल से भी ज़्यादा। तो अगर इन्फ्लेशन उस समय था और अभी कम है, तो हम एक और मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसीज़ हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, इन्फ्लेशन रेट कम होने के बावजूद, तो मेरे ख्याल से ये नंबर सिर्फ ऑन पेपर्स हैं। और ग्राउंड रियलिटी पे अगर हम बात करेंगे तो फिगर्स और रियलिटी कुछ और ही निकल के आएगी। एक लास्ट क्वेश्चन, लोकसभा से थोड़ा सा पीछे चलते हैं, विधानसभा में अभी जो लास्ट विधानसभा इलेक्शंस हुए थे देश में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी बहुत अनएक्सपेक्टेड जीत मिली थी भाजपा को, जो कि सबके लिए शॉकिंग था, जिसका कोई एक रीजन प्रेडिक्ट करना तो मेरे ख्याल से मुश्किल है। लेकिन क्योंकि आप मध्य प्रदेश से आते हैं, तो मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में थोड़ी आप पकड़ रखते हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि 29 में से 29 सीटें लोकसभा में भाजपा ने जीती हैं, सिक्योर करी हैं। उसका कारण क्या है? क्या ये भाजपा की लहर है? क्या शिवराज सिंह चौहान की लहर है? क्या मुद्दे कवर किए? क्या कारण है? देखिए, एमपी जीतना, 29 की 29 सीटें जीतना एक लाइक बहुत बड़ी बात हो गई। लास्ट टाइम भी जब इलेक्शन हुआ 2019 का, तो उसमें से 28 सीटें जीती थी बीजेपी ने। एक सीट कांग्रेस से जीती थी, वो छिंदवाड़ा की, वो कमलनाथ की, नकुलनाथ की सीट है, वो उनका होम ग्राउंड है वो। बट इस बार इन्होंने इतनी मेहनत की छिंदवाड़ा में कि उन्होंने वो छिंदवाड़ा भी छीन के ले आया उनके मुंह से। छिंदवाड़ा में मानिए कि मतलब लगभग यहाँ के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी, अमित शाह ने वहाँ पे काफ़ी प्रचार किया, काफ़ी अच्छे लेवल पे प्रचार किया। वहाँ के जो कैंडिडेट थे बंटी साहू, उन्होंने बहुत मेहनत की उस पर। बंटी साहू ने 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, हारे थे। 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा, वो भी हारे। मगर जब इस बार लोकसभा में आए तो एक नए रूप में आए, नई स्ट्रेटजीज के साथ आए। तो वो चुनाव लड़ा उन्होंने, और काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ा, और वो जीत कर आए छिंदवाड़ा भी। और उस चीज़ से जो 28 सीटों का खेल था वो 29 हो गया। मतलब 29 में से 29 सीट्स लेके आ जाना किसी स्टेट के लिए बहुत बड़ी बात है। वो लोग कह रहे हैं कि लॉयल्टी निभाई है मध्य प्रदेश ने बीजेपी के साथ। और वो फैक्टर आपने कहा कि शिवराज सिंह का फैक्टर, शिवराज सिंह की लहर, वो विधानसभा इलेक्शन में काफी थी। उनकी जो एक इलेक्शन से पहले योजना आई थी, लाडली बहना योजना, उसका बहुत बड़ा फैक्टर मिला उनको चुनाव जीतने के लिए। विधानसभा प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते हैं उन्होंने। और शिवराज सिंह चौहान का इम्पैक्ट काफ़ी है एमपी में, बहुत नेक्स्ट हाई लेवल पे इम्पैक्ट है उनका। मतलब और अगर आप बीजेपी में ओवरऑल देखा जाए पूरी इंडिया में, तो वो एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं पार्टी के अंदर। एक बहुत बड़े कद के नेता है, कद्दावर नेता है वो। और अभी लोकसभा के बाद तो उन्हें कृषि मंत्री भी बनाया गया, तो वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि बहुत रूट से जुड़े हुए नेता हैं वो, मध्य प्रदेश को समझते हैं और ज़रूरतों को समझते हैं, क्योंकि वो लोकसभा से ही आए हैं। पहले उन्होंने लोकसभा के इलेक्शंस लड़े, उसके बाद क्योंकि एक्सपीरियंस की बेसिस पे उनको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया, और कुछ सर्कमस्टेंसेस भी थे। और जब मुख्यमंत्री बने तो लाइक ऐसा भी नहीं था कि काफी एजेड है, समझिए युवा चेहरे की बन के ही आए थे जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और उस समय मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत सी चीजें थी जो एक माना जाए तो बीमारू राज के जाना जाता था मध्य प्रदेश, जाना जाता था। मगर जिस तरीके से उन्होंने काम किया
मध्य प्रदेश में मेहनत की, मध्य प्रदेश को एक बहुत बड़े लेवल पे लेकर आए, तो लाइक वो लोगों के अंदर वो था, उनके लिए प्यार था, अपनापन था। वो एक शब्द चलता है ना मामा, तो वो कोई एक नॉर्मली ऐसे नहीं है, वो लोगों के अंदर के दिल से भावना निकलती है कि शिवराज सिंह चौहान मामा है हमारे। मतलब ये माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में पार्टी का फैक्टर ना होके कहीं ना कहीं एक लीडर का जो फैक्टर होता है, जो कि शिवराज सिंह चौहान एक लीडर थे, उनका फैक्टर भी बहुत हद तक मायने रखता है। बहुत काम आया। कि भाजपा पे विश्वास करने के लिए शिवराज सिंह चौहान एक सीढ़ी थे, एक सीढ़ी जनता भाजपा पे विश्वास बढ़ाने के लिए जनता का बेसिकली। तो हाँ, काफी थे, क्योंकि खैर ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ा चेहरा बने हुए थे शिवराज सिंह चौहान। हालांकि मोहन यादव जी ने भी काफी मेहनत की इस बार लोकसभा चुनाव में, काफी काम किया। 4-5 महीने हुए उन्हें मुख्यमंत्री बने, बट लोकसभा चुनाव में जो हाँ पॉलिसीज उन्होंने ऐसी लाई है जो कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी शायद कल ही, अब वीडियो तो हमारा पता नहीं कब पोस्ट होगा, मतलब आज 25 तारीख को, 25 जून को एक नया रूल आया उन्होंने कि एमपी के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो अब खुद अपना टैक्स पे करेंगे। पहले स्टेट गवर्नमेंट पे करती थी, अब वो पे करेंगे। तो एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ा स्टेप है, सराहनीय कदम है मोहन यादव का। तो लाइक एमपी जो ट्रस्ट दिखाते आ रही है बीजेपी के ऊपर, काफी काबिले तारीफ है लोगों के हिसाब से। मेहनत तो है ही, और कांग्रेस भी मेहनत कर रही है। जीतू पटवारी अगर देखा जाए तो युवाओं से जुड़े हुए लोग हैं। काफी चीजों में दिक्कतें आती हैं कांग्रेस के अंदर, आपसी फूट भी है। अभी तो माहौल चल रहा था लोकसभा चुनाव के पहले कि कमलनाथ नकुलनाथ बीजेपी भी ज्वाइन कर रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, ऐसा चल रहा था, अफवाहें थी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, मेरा मानना है कि ये इलेक्शन जो है आई ओपनर था दोनों पार्टीज के लिए, क्योंकि दोनों पार्टीज कहीं ना कहीं एक मिथ में जी रही थी, कुछ धारणाएं बन गई थी दोनों पार्टी। भाजपा को ये चुनाव सिखा गया कि हमें अहंकार पे नहीं रहना है, हमें काम करना है, हम काम करेंगे तो लोग हमें चुनेंगे। कांग्रेस के लिए ये था, अपोजिशन के लिए ये था कि हम भी लायक हैं और किस तरह से पब्लिक से जुड़ना चाहिए था उन्हें पहले भी जिस वजह से वो हारे थे। तो ये दोनों के लिए आई ओपनर था, और काफी आई ओपनर था। मेरे ख्याल से ये इलेक्शन इंडिया के लिए भी काफी रोचक था और काफी एक बड़ा चेंज लेके आएगा इंडियन पॉलिटिक्स में भी। हालांकि पॉलिटिक्स तो खैर ऐसा एक टॉपिक है जिसमें 1-2 घंटे में डिस्कशन नहीं किया जा सकता, तो हम कोशिश करेंगे फिलहाल अभी आज के डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं। एंड अगर आपको इस डिस्कशन का एक पार्ट 2 चाहिए, सो हमें कमेंट करके बताइए एंड विल कम अप विद अ पार्ट 2। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का डिस्कशन पसंद आया होगा, और अगला टॉपिक जो होगा वो भी इसी तरह इंटरेस्टिंग होगा, ट्रेंडी होगा। इस वादे के साथ हम आज का ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं। तो आप प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप वॉचिंग ट्रेंड्स इन हॉल्ट।